अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिलखसूस मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से अगर कहा जाए तो मुख्तलिफ़ नौइयत की लेजिस्लेशंस कानून साजियाँ करने की जो इनिशिएटिव है वो तो लिया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानब उनको एक चैलेंज भी दरपेश है सरदार अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफ़े की सूरत में। उसकी वजह यह है कि इस सिस्टम पे, इस निज़ाम पे अदम एतमाद करते हुए उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया, जिसके बाद आज राना सनाउल्लाह साहब और दीगर हुकूमती शख्सियात उनके पास तशरीफ़ लेकर गईं, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक वो ये इस्तीफ़ा वापस लेना नहीं चाह रहे। दूसरी तरफ हुकूमत की कोशिश है कि तौहीन अदालत का कानून जो है उसको ख़त्म करने के हवाले से लेजिस्लेशन लाई जा रही है। इसके अलावा जजेस का जो नंबर बढ़ाने के हवाले से प्राइवेट मेंबर से बिल पेश करवाया गया, अब उसको मुस्तरद किया गया है, फ़िलहाल वो प्रोसीड नहीं कर पाया। इसके साथ साथ एक और कंट्रोवर्सी जो कि आज पैदा हुई वो सेनेटर इरफान सदीकी साहब की तरफ से जो बिल पेश किया गया, कायमा कमेटी से मंजूर भी हो गया सेनेट में, और वो ये था कि इस्लामाबाद में बग़ैर इजाज़त अगर आप जलसा करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो उस पर 3 साल कैद हो सकती है, जिस पर हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। और एक और बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी के फ्रंट पर है। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी कहा गया कि यहाँ हुकूमत की रिट नहीं है, और साथ साथ फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि डेरा इस्माइल खान या उसके जो गिरदोनवा के इलाके हैं वहाँ पर चेक पोस्टें कायम हो गई हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ख़राब है। तो सवाल ये है कि इन तमाम चैलेंजेस को हुकूमत कैसे कर्टेल करेगी? आया ये सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है या वफाक को भी इंटरवीन करना पड़ेगा? और दूसरी चीज़ ये कि अगर तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने हैं तो उस पर पॉलिसी हुकूमत की राना सनाउल्लाह साहब डिफ़ाइन करेंगे या ख्वाजा आसिफ साहब करेंगे, जो ये कहते हैं कि 9 मई के बाद और उस पर माफ़ी मांगने के अलावा कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुरम साहब, सबसे पहले तो एक चैलेंज गवर्नमेंट के लिए ये बन गया कि अख्तर मेंगल साहब ने जिस तरह से रिज़ाइन किया, उन्होंने सिविलियन सुप्रेमेसी के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर ताकत नहीं है पार्लियामान में तो यहाँ बैठने का फ़ायदा नहीं है। राना साहब आज गए बात करने के लिए। मुझे बताइए कि ये जेस्चर जो है, जिस तरह मौलाना साहब ने भी ये बात की, कि काफ़ी डैमेजिंग साबित हो सकता है अगर एक छोटे सूबे से आने वाले एक रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से ईवान को छोड़कर चले जाएं, तो इसको कैसे फिर मैनेज करेगी हुकूमत? ये अख्तर मेंगल साहब पीडीएम की हुकूमत में हमारे हवारी थे, उनके पार्टी के अरकान हमारी काबीना का हिस्सा भी थे, मेरे कॉलीग्स थे। तो बहुत ही उनके साथ एक पुराना रिलेशनशिप है जमहूरियत के हवाले से, सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से। लेकिन वो चूंकि अपने सूबे से एक कल्बी ताल्लुक है जो कि होना चाहिए, इसकी बुनियाद पे उन्होंने ये फैसला किया। तो राना साहब ने आज मुलाकात की है उनसे और यही कहा है कि वो अगर इस्तीफा वापस ले लें तो उस पर हम एक्शन करेंगे। लेकिन ये जो बलूचिस्तान का मामला है जिस पे बुनियाद पे मेंगल साहब ने इस्तीफा दिया है, इस पर तो अभी तक जो संजीदा कोशिशें हुई हैं वो तो सियासी हुकूमतों ने की हैं। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से 13 के दौरान वो आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान किया। फिर तमाम सूबों ने मिलकर नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड किया, जिसमें बलूचिस्तान के लिए जो वफाकी महसूलात थे उसमें 80% इजाफा किया गया, यानी 5% टोटल जो होता था उसको 9.1% किया गया। और 15 साल से वो जो 80% ज्यादा वाला जो है उनका हिस्सा है वो उन तक पहुंच रहा है। और फिर मुस्लिम लीग नून ने बड़ी एक संजीदा कोशिश की डॉक्टर अब्दुल मालिक को, जिनके चंद सीटें थी उस वक्त बलूचिस्तान में, लेकिन उनको वज़ीर आला बनाया गया ताकि वो इस अमल का आगाज कर सके। सही। लेकिन अब ये हम सब के लिए दुरुस्त सबक हासिल करना है कि क्या ये कोशिशें जो बारावर नहीं हुई और हम बार बार उसी गड़े में जा गिरते हैं। 3 साल पहले अगर आपको याद हो तो जनवरी 2021 में हमारे दर्जनों हजारा भाइयों का कत्ल हुआ था, बड़ा इंदोनाक वाकया था। जी जी। तो फिरका वारियत भी है, अलहदगी पसंदी भी है, वहाँ एक बलूचिस्तान में वॉर इकोनॉमी भी है। जो स्मगलिंग और ड्रग स्मगलिंग, चाहे वो चमन के बॉर्डर से हो, अफगानिस्तान से, या ईरान में ताफ्तान के बॉर्डर के जरिए, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ की जो शोरिश और इंतशार में। लिहाजा मेंगल साहब जो कि इस्लामाबाद से उन्होंने इस्तीफा दिया है,
लेकिन उनसे हमने बड़े अदब से अर्ज किया है कि इस बलूचिस्तान के मसले के हल का आगाज जो है वो जितना इस्लामाबाद में है उतना बलूचिस्तान में भी है, उतना कोयटा में भी है। तो लिहाजा इस पर हम मिलकर बैठकर सोचते हैं कि ये जो बैक वक्त हमें 3 जगहों पे मुकाबला करना है कि मुतशद्दद अलैद की पसंद भी है, फिर कवारियत के लोग भी हैं, जो जराइम पेशा ग्रोह है स्मगलिंग के वो भी मौजूद है, और अगर जो वाकई जिन्हें हम कहते हैं नाराज बलोच हैं जो अपने हकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनसे जरूर बात करनी है कि अगर सीपेक के जरिए बलोचिस्तान की तरक्की हो रही है तो उसमें ये तरीका नहीं है कि उसमें रुकावट डाली जाए। उसमें तरीका ये है कि चाहे वो कोयटा में हो या इस्लामाबाद में हो, हमें मिलकर बैठकर बात करना है कि किस तरह वहां के रहने वालों को इसके समरात पहुंचाए जा सकते हैं। साहब, लेकिन ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एम्फसाइज करना चाहता हूं कि जितना हाल इस्लामाबाद में है उतना कोयटा में भी। अच्छा, और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये बात की ना कि पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत की रिट जो है वो ख़त्म हो गई है, मामलात सियासतदानों को देने चाहिए। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी बात की कि डेरा इस्माइल खान के गिरदो नवा में दहशतगर्द खुलेआम घूम रहे हैं और चेक पोस्टें बना ली हैं उन्होंने। तो अगर इतने सीरियस मसाइल हैं तो पहली चीज़ तो ये कि क्या शहबाज शरीफ साहब ने भी ये फील किया कि उनकी रेट नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि फिर ग्रैंड डायलॉग नहीं करना चाहिए अगर 2 सूबों में इतनी ग्रेव सूरत हाल है और हुकूमत की तरफ से कोई क्लियर स्टांस ही नहीं आ रहा है इस इशू के ऊपर। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि ग्रेव सूरत हाल का अंदाजा है, लेकिन जो वहां की मकामी सूबाई हुकूमतें हैं उनकी तरफ से हमें वो मुस्तैदी और वो एक्टिविटी जो उनके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स को करनी चाहिए वो नहीं नजर आ रहा। वफाक ऐसे मामलात में देखिए, अगर किसी शहर में जिस तरह कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, मगरबी इलाकों में खासतौर पर वहाँ रात के वक्त तालिबान या दहशतगर्दों का राज होता है, अगर वहां रिट चैलेंज हो रही है तो वफाक से ज्यादा सूबाई हुकूमत की चैलेंज हो रही है। सूबाई हुकूमत ने वहां प्लान बनाना है, उनके पास सबसे ज्यादा मुकामी मालूमात हैं अपने MPAs के जरिए और MNAs के जरिए जो उनको गाइड करें। और वफाक की, मैं आज फिर आपकी तवज्जो से वफाक की तरफ से मुकम्मल ताउन ऑफर करता हूं कि अगर बलूचिस्तान की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कोई ऑपरेशन डिजाइन करे तो वफाक उनके साथ मुकम्मल ताउन करेगा, और हम उसी उनके जिस तरह भी उनका ताउन चाहिए, चाहे वो आर्म्स में है, ट्रूप्स में है, चाहे वो और दूसरे जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, लेकिन अगर हमें इनका मुस्तकिल हल चाहिए तो फिर जो लोकल लोग हैं उनकी तरफ से भी आवाज उठनी चाहिए, बजाय ये कि मैं और आप लाहौर और इस्लामाबाद से उठकर जाकर कहें कि बलूचिस्तान के मसले का ये हल है और खैबर पख्तूनख्वा के मसले का ये हल है। और इसके अलावा चलें, ये तो आपने कहा कि सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, लेकिन वफाक को एक और चैलेंज दरपेश है तहरीक इंसाफ की सूरत में, और इस पर अचकज़ई साहब जिस तरह से मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, राना साहब को भी अब सुना है कि टास्क दे दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन जब ख्वाजा आसिफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस आकर ये कहते हैं कि पहले 9 मई वाला जो मामला है इस पर आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये मामला जब तक ख़त्म नहीं होता आगे नहीं बढ़ सकते, तो इससे क्या मुराद है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर 2 किस्म की सोच पाई जाती हैं? पहली ये कि इंगेज करना चाहिए, दूसरी ये कि वही बयान कि जब तक 9 मई की मुकम्मल एक्नॉलेजमेंट और ट्रायल्स नहीं हो जाते बात आगे नहीं बढ़ सकती। मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग इसमें मुकम्मल तौर पर हमारे पास इत्तेहाद है, लेकिन हम इन मुज़ाकरात को 2 ट्रैक हैं इनके। पहला ट्रैक तो ये है कि अगर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए बात करनी है उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं और हमारी तरफ से खुला दरवाजा है कि वसन ये खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ जो जमातें, जिसमें मेरी जमात भी और वहाँ पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला है या खैबर पख्तूनख्वा में PTI के वज़ीर आला, उनकी तरफ से क्यों नहीं कोई प्रपोजल पेश किया जाता कि जी हमारी तरफ से ये हल है और इस हल में वफाक की ये वाली जो लेजिस्लेशन है वो रुकावट है, या वफाक का ये तरीका या रेगुलेशन रुकावट है, आप इसको दूर कर दें तो हम इस मसले से निपट सकते हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं, हम महंगाई के इशू से डील करने के लिए तैयार हैं, अगर उनको अपनी तालीम और सेहत के इशू से हैंडल करने हैं, या अगर
लार्जर इश्यूज हैं कि मिसाक जमहूरियत का कोई नया वर्जन अब 18 साल हो गए हैं, जमहूरियत की बेहतरी के लिए, इंतखाबात की बेहतरी, उसके लिए जो मुज़ाकरात हैं वो मफाहमत नहीं है, वो काम है जिसके लिए पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को इन सब जमातों को बशमूल तहरीक इंसाफ वोट दिए कि हमारे मसाइल हल करें। उसका हम मुस्तकिल बात करने के लिए तैयार हैं। जो दूसरा इशू है जिसकी तरफ तो बार बार तवज्जो होती है, वहां इसलिए रुकावट है कि उधर क्लैरिटी नहीं है कि मेज पर क्या सौदा मौजूद। मसलन जो वफाकी हुकूमत है उसके पास अदालतों को ये हुक्म देने का इख्तियार नहीं है कि ये वाली प्रोसिक्यूशन आप मत करें या ये आप छोड़ दें, तो ताकि बानी चेयरमैन बाहर आ जाए। तो तहरीक इंसाफ का जो मतबा नजर है वो पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल नहीं, वो कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाएं, मेरा कसूर साबित करें, मैं माफी मांग लूंगा। जी देखिए, मैं ये भी बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि उन्होंने 31% वोट लिए हैं, उनको भी 69% वोट लेने वाली जमातों का एहतराम करना पड़ेगा, और 69% वोट लेने वाली जमातें जो हैं उनकी पहले जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने पर है, ना कि वो तहरीक इंसाफ को खुश करने के लिए बैठे रहें। तो लिहाजा जो अभी तक 7 महीने हो गए हैं मुज़म्मिल साहब, पाकिस्तान की किसी भी अदालत में किसी भी लेवल पर 8 फरवरी के इंतखाबात के बारे में ये अपने दावे पूरे नहीं कर सके, बल्कि उसका उल्ट हुआ कि जब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने हरीपुर की जो सीट है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की, उस पर चैलेंज किया, तो बजाय ये कि वो दिल खुला कर कहते आए इसको हम खोलते हैं और हम बताते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले आए। तो लिहाजा वो जब अपने पर बात पड़ी है तो उन्होंने कहा जी इसको बंद कर दो। इशू यही है कि ये इस मामले को चलाया जाए, और जो हकीकत ये है कि जो तहरीक इंसाफ का बार बार मौकफ है कि वो सिर्फ पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, वो जमहूरियत के हक में नहीं है, वो सिर्फ इक़्तिदार की हवस के पीछे बात। चलें, एक परसेप्शन जो आपके नाक़दीन या तहरीक इंसाफ भी डेवलप कर रही है आपके अगेंस्ट, वो ये है कि सिविल लिबर्टीज़ के PMLN खिलाफ है। इरफान सदीकी साहब बिल लेकर आते हैं जिसमें बिला इजाज़त इस्लामाबाद में जलसा करने पर 3 साल कैद की जो बात है वो की गई है। तो इस पर सवाल यही हो रहा है कि ये वो प्रेसिडेंट है जो कल को आपके लिए भी मुश्किलात का बायस बन सकता है। लेट्स से आपकी हुकूमत नहीं है, आप जलसा करने जा रहे हैं, तो इस तरह तो फिर सारा का सारा इख्तियार जो मजिस्ट्रेट है उसके हाथ में चला जाएगा। अगर उसका दिल है तो जलसा होगा, अदरवाइज पॉलिटिकल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। जी देखिए, हम अपनी जमहूरियत में अब तक मुज़म्मिल साहब इस काबिल नहीं हुए कि हम ये तवाज़ुन हासिल कर सकें कि हमें एहतजाज कैसे करें। पाकिस्तान में एहतजाज का मकसद ये है कि सड़कें बंद करना और दूसरे शहरियों के रोजगार, कारोबार, तालीम और सेहत के मामलात में रुकावट हम जब डाल लेते हैं तो हम अपने आप को कामयाब समझते हैं। तो ये जो कैद वाला मामला है ये गालिबन ज्यादा सख्त है, लेकिन हमें ऐसा जो तरीकेकार वज़ा करना है कि भाई ये तमाम सियासी जमातें जो मशहूर मुस्तकबिल में मेरी जमात भी हो सकती है, वो इस्लामाबाद में एहतजाज करें, लेकिन फिर इस्लामाबाद में जो रहने वाले लाखों लोग हैं या जो हर सुबह यहाँ काम के लिए आते हैं, उनकी जिंदगियां, उनका कारोबार, उनका रोजगार, उनकी तालीम, सेहत मुतासिर ना हो। हमें ये तरीकेकार ढूंढ रहे हैं, अभी हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमारा जो सियासी रवायत है वो ये कहती है कि सड़क बंद होगी, सड़क गर्म होगी तो फिर हम समझेंगे हमारा जो एहतजाज है। तो लिहाजा हमें पुरअमन एहतजाज और दूसरों की जिंदगियां अजाब बनाए बगैर का जो एहतजाज है उसका तरीका ढूंढ रहे हैं, जो अभी हम ढूंढ रहे हैं। चले, उम्मीद है कि ये सिविल लिबर्टीज़ के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगा। आप पावर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पंजाब ने जो अनाउंस किया कि सब्सिडी दी जाएगी फ़ी यूनिट बिजली के ऊपर, इसके बाद में ख़बर ये सामने आई कि IMF को रिजर्वेशंस हैं कि आप इस नौयत की सब्सिडीज़ नहीं दे सकते, प्रोग्राम डीरेल हो जाएगा। क्या ये समझें कि कोई रिलीफ अब पॉसिबल ही नहीं रहा? उसकी वजह यह है कि IMF इंटरवीन करती है, हुकूमत बेबस हो जाती है। जी मुझे इस पर, क्योंकि वज़ारत ख़ज़ाना ने अभी तक अपनी राय नहीं दी, मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ कि IMF की सूबाई हुकूमत के मामले में मुदाखलत को हम मुस्तरद करते हैं। जो पाकिस्तान के आइन के तहत NFC अवार्ड है, उसमें जो पंजाब का आइनी हिस्सा था, उसके अंदर पंजाब की हुकूमत ने अपनी तरजीह का तयन किया और बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया। ये उनका
हक है, आईनी हक है, जमहूरी हक है, और जो उनके शहरी हैं पंजाब के, उनकी जिंदगियों में बेहतरी के लिए अगर उन्होंने अपने वसाइल का इस्तेमाल किया है तो ये बराह रास्त उनका हक है। IMF जरूर वफाकी हुकूमत से बात कर सकता है मुख्तलिफ मामलात में, लेकिन सूबाई हुकूमतों की जो खुद मुख्तारी है उस पर बात करने पर हम मुस्तरद करते हैं। अच्छा, और टैक्स कलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए, 46 अरब डॉलर का ये जो गालिबन नंबर है ये रखा गया है कि इसको कलेक्ट किया जाएगा पाकिस्तान भर से, तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो रिटेलर्स की तरफ से एहतजाज शुरू हो जाता है या फिर जो तंजीमें हैं वो हरकत में आ जाती हैं, अब इसको रोकना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना? अगर उसकी वजह यह है कि अगर सियासी प्रेशर के अंडर आके टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, नुकसान सारी आवाम को होगा। जी, तो वहाँ जो IMF ने अगर तशवीश का इजहार किया है तो वाकई हुकूमत के सामने जिम्मेदारी है कि वो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट भी करें, पार्लियामान में भी, पार्लियामान से बाहर भी। इसका क्या मकसद है, और उसकी जो कोशिश, बड़ी संजीदा कोशिश है कि ताजरों की जिंदगियों को किसी भी तरह मुश्किल बनाए बगैर उनको टैक्स नेट में लाया जाए, और हमें ये जो कोशिश है इसको मुश्किल मिजाजी से जारी रखना है, क्योंकि फिर जब दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं तो उससे फिर एक डिसरप्शन होती है, फिर इसी तरह एहतजाज होते हैं। तो बेहतर कम्युनिकेशन के जरिए, ताजरों के साथ बात करने के जरिए, कराची से लेकर पेशावर तक ताजर की तंजीमें मौजूद हैं, उनसे बात करें, लेकिन इस पर हमें मुस्तकिल मिजाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इस साल ये काम करना है। इससे मुज़म्मिल साहब कोई बहुत ज्यादा अरबों डॉलर नहीं हमें हासिल हो जाएंगे टैक्स। असल मकसद ये है कि हुकूमत की जो फालियत है ये हमें डेमोन्स्ट्रेट करनी है कि हम टैक्स नेट को वसी करने के मामले में संजीदा है और इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा अगर हुकूमत को अपनी फालियत साबित करनी है, जो कि ज़रूरी इसीलिए है कि अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन उस टैक्स की नहीं होगी तो उससे पहले टैक्स कलेक्ट होगा, तभी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगी आवाम के अंदर। अदरवाइज़ अगर 7 से 8% अफराद डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं तो इस तरह रियासत का, हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। IMF प्रोग्राम के हवाले से कुछ मुश्किलात दरपेश हैं हुकूमत को, क्योंकि जो 7 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम था उसकी मंजूरी में लगी रहा है कि ताख़ीर होती जा रही है। जो 9 और 13 सितंबर के इजलास हैं IMF के, इनमें भी पाकिस्तान एजेंडे का हिस्सा नहीं है। इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर बात करेंगे, और साथ साथ ये कि IMF की तरफ से FBR को प्रेस किया जा रहा है कि जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसको पूरा किया जाए। तो जो एम्बिशियस टारगेट FBR की तरफ से रखा गया है टैक्स कलेक्शन का, क्या वो अचीवेबल है या नहीं? और दूसरी चीज़ ये कि वज़ीर आज़म की तरफ से जो कहा गया कि महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में हम ले आए हैं, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्रिएट होगा आम आदमी के लिए, जो मसाइल हैं वो हल हो पाएंगे या नहीं, इस पर बात करते हैं। माहिर मैशत कैसर बंगाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त का। बताइएगा, जिस तरह से आपकी गुफ्तगू भी मैंने सुनी, आपने कहा कि मैशत तबाही की तरफ जा रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और कर्ज़ों की वजह से हम वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने कल कहा कि सिंगल डिजिट में हम महंगाई की शरह को ले आए हैं, ये एक्सीडेंट नहीं है, परफॉर्मेंस है। तो ये तो तजाद है दोनों सिचुएशंस में, एक आपने पेंट की, एक उन्होंने की। हुकूमत से तो तवक्को नहीं कर सकते हैं कि वो हमें कहे कि हालात बड़े ख़राब है। हर हुकूमत के हर एहलकार जो होते हैं वो एक अच्छी तस्वीर पेश करना चाहते हैं और वो वही आदाद व शुमार बताते हैं जो बेहतर है। उसी वक्त में दूसरे आदाद व शुमार जो अच्छे नहीं होते हैं उसका जिक्र वो नहीं करते। और ये जो हम सुनते आ रहे हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, ये तो पिछले 40 साल से मैं सुन रहा हूँ। और वो शौकत अजीज़ का जो ज़माना था, वो कह रहे थे हम टाइगर इकॉनमी बन जाएंगे, हमारा स्टेलर ग्रोथ रेट है, इस तरह की हम सुनते रहते हैं। ये इसकी अहमियत नहीं। अच्छा, और इसके साथ साथ जो IMF के साथ हम देख रहे हैं 7 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम है, इसमें अब ताख़ीर देखने को मिल रही है। 9 और 13 सितंबर के जो इजलास हैं पाकिस्तान एजेंडे का हिस्सा नहीं है। फिर साथ साथ ये इशू भी रेज़ हो गया कि पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी देने की कोशिश की बिजली के बिलों पर, उस पर भी कहा जा रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं IMF को। तो एक तो वो सब्सिडी का अब हुकूमत क्या करेगी, और दूसरी चीज़ ये कि ये डिले जो है ये यूजुअल है या अनयूजुअल है अकॉर्डिंग टू यू? 25 साल से ज़्यादा से
अपना जो खसारा है वो कर्ज लेकर पूरा कर रहे हैं, और अब कर्ज इतना बढ़ गया है कि कर्जे सारे ले रहे हैं पुराने कर्जे उतारने के लिए, उसका सूद देने के लिए सिर्फ। अब ये सिचुएशन में जो कर्जे देने वाले इदारे होते हैं फिर सोचते हैं कि इस मुल्क का इतना कमजोर बुनियाद है तो पैसे तो वापस शायद नहीं मिलेंगे, तो वो कर्ज देना भी नहीं चाहते। तो अभी जो IMF की जो है सिचुएशन है वो यही है कि कुछ और कहीं से आप इंतज़ाम करें, फिर हम देंगे आपको, कोई थोड़ी अपनी बेहतर करें तो हम आपको देंगे। पहले हम ये करते थे कि सऊदी अरब चले गए, चाइना चले गए, वहाँ से हमने रोल ओवर करवा लिया, रोल ओवर करा लिया, या हम नए कर्जे ले लिए, लेकिन वो भी अब नहीं है। उसकी भी वो ऑप्शन भी शायद बंद हो गया, कोई हमें कर्जे देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान को कर्जा देना खतरा है, क्योंकि वापस नहीं आएगा। कैद साहब, इसमें जो फैक्टर है वो किसी हद तक पॉलिटिकल सिचुएशन क्या का है या फिर फॉरेन रिलेशंस का, फॉरेन पॉलिसी में जो तब्दीली है वेस्टर्न नेशंस की, बिलखसूस अमेरिका का एग्जिट कर जाना अफ़गानिस्तान को और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कम हो जाना, वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है या ये स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक फिनोमेना है? ये ना अमेरिका इसका जिम्मेदार है ना कोई और मुल्क जिम्मेदार, ये तो हमने खुद अपने लिए पैदा किया है। और अगर उनको मौका चाहिए हमें नुकसान पहुंचाने का, तो वो मौका हमने उनको प्लेट पे फराहम किया है। अच्छा, और IPPs के हवाले से एक डिस्कोर्स शुरू हुआ, कहा गया कि बहुत मैसिव लॉस इन्फ्लिक्ट होता है इकॉनमी को उससे। अब लगता ये है कौमी असम्बली में तमाम जमातें भी इस पर एक पेज पे आ गई हैं कि कुछ करना चाहिए इस पे, और पार्लिमानी कमेटी बनाए जाने की तजवीज़ पेश कर रहे हैं। आपको लगता है सही डायरेक्शन में मूव कर रही है हुकूमत IPPs के केस में? सारे एक पेज पे आ गए हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, इसलिए कि एग्रीमेंट जो है सॉवरेन एग्रीमेंट से, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, एक तरफा तौर पे हुकूमत पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकती। या तो राजी हो एग्रीमेंट को रीडिफाइन करने में, या हम इंतज़ार करें कि हर एग्रीमेंट का एक एक्सपायरी डेट होती है, वो एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाए तो आप रिन्यू ना करें। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। देखिए, जब आप गलत फैसले करेंगे तो उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा, और ये गलत फैसले काफ़ी अरसे से हो रहे हैं और हर हुकूमत ने किया है। फौजी हुकूमत ने भी किया है और हर पार्टी की हुकूमत ने ये फैसले किए हैं जिसकी हम कीमत अदा कर रहे हैं। अब ये असेंबली में शोर मचाने से तो कुछ नहीं होगा, जितने लोग असेंबली में बैठे हैं ये सब जिम्मेदार हैं। अच्छा, और आपका जो एक्सपीरियंस रहा राइट साइजिंग कमेटी, कफ़ायत शारी कमेटी के अंदर, वो कैसा था? आपको लगता है कि कुछ बातें सियासी तौर पे कर दी जाती हैं? इलेक्शन के मंशूर में हमने देखा कि कुछ मिनिस्ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगी या ऑस्टेरिटी ड्राइव्स चल जाएंगी, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। ऑन ग्राउंड प्रेशर ग्रुप्स बन चुके हैं, जैसे रिटेलर को टैक्स करने का मुतालबा किया जाता है, जब हुकूमत कोशिश करती है पॉलिटिकल प्रेशर को सकम कर जाती है। तो आपको लगता है कि जो बातें गवर्नमेंट आकर करती है आवाम के सामने, दरअसल उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत रखती नहीं है? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है हुकूमत के साथ इंगेजमेंट का? पाकिस्तान की तारीख ये है कि जो भी वादे इलेक्शन से पहले होते हैं वो 80% उस पर अमल नहीं होता। ये तो मैंने 40 साल से देखा है। इस वक्त जो आप देखें, ये जो बिजली का सब्सिडी का केस पंजाब का आया है, उनको पता था कि IMF नहीं इसकी इजाज़त देगा। और आप देखें कि मरीम नवाज के साथ नवाज शरीफ भी बैठे थे। नवाज शरीफ 3 दफ़ा या 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनका भी वास्ता रहा है IMF से, उनको पता था कि ये, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐलान किया इनको। और अब IMF ने जब मना किया तो अवाम में जाके कहें कि देखिए जी, हम तो आपको रिलीफ देना चाह रहे थे, IMF ने इजाज़त नहीं दी। ये IMF के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह ये गेम्स खेल के अब हुकूमत नहीं चल सकती। मईशत उस मोड़ पे है कि कोई सीरियस काम करना पड़ेगा। ये
शोमैनशिप नहीं चलेगी। अच्छा, और ये सीरियस काम जो आप कह रहे हैं इसका आगाज़ कहाँ से करना चाहिए? डिस्कोस का इशू है, इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है कि कुछ इदारे जो हैं वो बर्डन बन चुके हैं इकॉनमी पे। वेयर शुड वी स्टार्ट? आप क्या कहेंगे इस पर? बस बुनियादी दो सोर्सेज हैं क्राइसिस के तो बहुत सारे शाखें हैं। एक बजट डेफिसिट है, दूसरा फॉरेन ट्रेड डेफिसिट है। वो जैसे मैंने कहा 100 रुपये रेवेन्यू पे आप 250 रुपया खर्च करेंगे तो उसको सबसे पहले टैकल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कर्जे तो पुराने हैं, उससे सूद भी दे रहे हैं और नए कर्जे पैदा भी कर रहे हैं। ये जो हेमरेज है इसको बंद करें। और इसका तरीका, हम ये जो कमेटी थी जिसका मैं मेंबर था, इसका एक काम था कि ये हुकूमत के जो सिविल एक्सपेंडिचर्स हैं, हुकूमत के बहुत सारे हैं, डिफेंस भी है, सर्कुलर डेट भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक जगह से तो कहीं से शुरू करें। तो वो मैं इस कमेटी में था, लेकिन मैंने देखा कि कोई खातिर खा नताइज नहीं निकल रहे हैं इसमें से। तो बैठ के सिर्फ सुनना मेरे लिए गवारा नहीं था, तो मैंने फिर इस्तीफा दिया। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर बंगाली साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सीरियस लेगा मुआशी मसाइल को इस मुल्क के, और सिर्फ अगर सियासत के लिए या पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए आप कुछ ऐसे ऐलान कर दें जो इम्प्लीमेंट हो ही ना पाएँ तो उससे फ़ायदा किसी का भी नहीं होगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तौहीन अदालत का पाकिस्तान में जो कानून है, नूर आलम खान साहब की तरफ से इस इशू को रेस किया गया कि इसको ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने मिसाल दी कि दुनिया भर में इस तरह का लॉ एग्जिस्ट नहीं करता जो छोटी छोटी बात पर प्रोसिक्यूट कर दे किसी भी शहरी को। और दूसरी चीज़ ये कि दोहरी शहरियत के हवाले से जजेस और ब्यूरोक्रेट्स की जो डुअल सिटीजनशिप है उसको बैन करने की बात की जा रही है। इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, और साथ साथ जो नंबर ऑफ़ जजेस बढ़ाने के हवाले से गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी थी, क्या उसमें अब कुछ तब्दीली आ रही है, और क्या कोई हुकूमती रुकन भी इसको दोबारा से रीसरफेस करेगा बिल को? इस पर बात करते हैं। सरबरा पिल्डेट अहमद बिलाल महबूब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद साहब बताइएगा, ये जो नंबर ऑफ़ जजेस के हवाले से लेजिस्लेशन लाई गई, पहले प्राइवेट मेंबर की तरफ से बिल आया और अब इसको मौखर कर दिया गया। एक तो ये स्ट्रेटजी तब्दील करने की बात हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि हुकूमती शख्सियत की तरफ से अब शायद कोई बिल पेश कर दिया जाए, और दूसरी चीज़ ये कि इसके पीछे वही मोटिवेशन लगती है आपको जो हुकूमत प्रेजेंट कर रही है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, या फिर कुछ और स्ट्रेटजी भी हो सकती है? ये बहुत शुक्रिया। देखिए, स्ट्रेटजी तो कुछ और भी हो सकती है, लेकिन ये जो पेंडिंग केसेस की बढ़ती हुई तादाद है, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन है नए जजेस को इंडक्ट करने के लिए। मैं कुछ दिन पहले, शायद मैंने पहले भी कहीं जिक्र किया था कि कुछ माह पहले आसपा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में, और जस्टिस मंसूर अली शाह वहाँ पे की नोट स्पीकर थे, और उनकी पूरी स्पीच के अंदर जो पॉइंट था वो बार बार एम्फेसिस कर रहे थे स्टेटिस्टिक्स के साथ कि हमारे यहाँ जो पेंडिंग केसेस हैं वो इसलिए हैं कि हमारे यहाँ पर जज जो केस लोड है वो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने दूसरे कई मुल्कों का हवाला दिया कि उस मुल्क में इतना है, इंडिया में इतना है, इंग्लैंड में इतना है। तो उनका पूरा थीसिस ये था कि हमारे यहाँ जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ केसेस बहुत ज़्यादा हैं और वो बर वक्त एडजुडिकेट नहीं हो सकते। तो ये बजाते खुद अपनी जगह ऐसी जस्टिफिकेशन है कि इसको भी इटसेल्फ चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस स्टेज के ऊपर ये करने का कोई और मोटिवेशन भी हो सकता है। सियासी मोटिवेशन हमेशा प्रेडोमिनेंटली हमारे केसेस में होता है, तो यहाँ भी हो सकता है हो, लेकिन जो उन्होंने ये रास्ता ढूंढा है उसको चैलेंज करना मेरिट के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपको लगता है कि आखिरी रोज़ तक जितना भी हुकूमत पुश कर पाई, चीफ जस्टिस साहब जो कि इसके बाद आएंगे उनके नोटिफिकेशन को वो करेंगे, और उसकी रीज़न भी ये हो सकती है कि वो कोई तरमीम लाना चाह रहे हैं गालिबन? जी, हो सकता है ये भी वो करना चाहें, और वो आखिरी वक्त तक उनको हक हासिल है कि जब तक इनकी मियाद पूरी है उससे पहले 1-2 दिन पहले भी वो नोटिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ऐसा सरप्राइज तो है नहीं। बनना तो सीनियर मोस्ट ने है, तो वो 1-2 दिन पहले भी होंगे तो कोई ट्रांजिशन का बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर तरमीम हो सकेगी तो वो ज़रूर करेंगे,
मेरा ख्याल में बावजूद तमाम तरदीदों के, नंबर पूरे नहीं हैं, लेकिन नंबर पूरे हो गए तो वो ये कर लेंगे, मुझे इस पर कोई शक नहीं। अच्छा, और इसके अलावा नूर आलम खान साहब जो हैं वो आज खुद नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट का होता है 184(3) में तरमीम से मुतल्लिक एक बिल पेश किया जा रहा है कौमी असम्बली के अंदर। तो इसमें यह है कि अवामी नौइयत के जो मुकदमात होंगे उसको कम से कम 9 जजेस उसकी समाअत कर सके। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है? अगर पहले ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद ये चीज़ डिफ़ाइन हो चुकी है कि सो मोटो का इख्तियार होगा भी, तो उसके तहत भी 3 सीनियर जज जो हैं वो फैसला करेंगे, तो उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मेरे ख्याल में तो ये इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन, बट मेरे ख्याल में 9 जजेस को इस काम के लिए मुख्तस करना ये ज़रा ओवरडू है। अच्छा, 9 जजेस बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 50% से ज़्यादा जजेस इस काम के लिए हों, तो देखिए जब वो इस काम के लिए आ जाएंगे तो फिर बहुत सा काम मुअत्तल होकर रह जाएगा। लेकिन एक तो इसकी जस्टिफिकेशन इस लिहाज से बनती है कि माजी करीब में सो मोटो केसेस जो है वो अदलिया कोई प्योरली जो फंडामेंटल लॉज के, फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक या अवामी जो अहमियत की चीज़ें हैं उसके लिए नहीं लेती, बल्कि उसके पीछे भी बहुत सी पॉलिटिक्स होती है। तो गालिबन इनके जस्टिफिकेशन ये होगी कि उस पॉलिटिक्स से बचने के लिए जितने ज़्यादा जजेस हों उतना ही अच्छा है, ताकि कोई इख्तलाफी बात ना हो। तो ये मेरे ख्याल में इस तरफ इशारा करती है कि हमारी अदलिया भी एक इख्तलाफी सी एक चीज़ बनती जा रही है। हालांकि माजी करीब तक उनके ऊपर तमाम लोगों का इत्तफाक राय हुआ करता था, बहुत सी कमजोरियों के बावजूद इसके कि उन्होंने बहुत से मार्शल लॉ को जस्टिफाई किया, वैलिडेट किया। लेकिन इस वक्त जो अदलिया के ऊपर एतमाद का आलम है वो पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर है, और ये जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम है उसका एक इशारा है। और इसके साथ साथ नूर आलम खान साहब ने एक और भी वो जो तरमीमी बिल है तौहीन अदालत के कानून में, तो उनका उसमें रीजनिंग ये थी कि इसको ख़त्म करना चाहिए, दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं होता कि छोटी छोटी बात पे कंटेम्प्ट लग जाए आपके ऊपर। फिर साथ साथ ये भी कि जजेस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, दोहरी शहरियत पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो इन इनिशिएटिव्स को कैसे देखते हैं आप? जहाँ तक दोहरी शहरियत का सवाल है उसको तो मैं होल हार्टेडली हिमायत करता हूँ। अच्छा, बल्कि दोहरी शहरियत ही नहीं, बल्कि अगर कोई ग्रीन कार्ड का हामिल है, किसी और मुल्क का परमानेंट रेजिडेंट है, तो मैं समझता हूँ कि उसको भी डिस्क्वालीफाई होना चाहिए किसी भी ऐसे ओहदे के लिए जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस जैसा अहम ओहदा है, या ग्रेड 18 से ऑनवर्ड्स किसी इंतज़ामिया के अंदर ओहदेदार है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर्स के, इनके बारे में कम से कम वो जो एफिडेविट देते हैं जिसमें लिखा होता है कि मैं तालीम इतनी है और मैंने इतना टैक्स अदा किया है, उसके अंदर एक इजाफा कर देना चाहिए ये बताने का कि वो किस मुल्क के परमानेंट रेजिडेंट हैं। चले उसको डिस्क्वालीफाई न करें, लेकिन कम से कम पब्लिक को, वोटर्स को पता चल जाए कि ये जिन साहब के लिए मैं वोट कर रहा हूँ इनकी हमदर्दियाँ, इनकी परमानेंट रेजिडेंस तो कहीं और है। अच्छा, तो मैं किस तरह से इनको मुंतखब करूं, ये अवाम पे छोड़ दें। लेकिन ये मैं बहुत सख्ती से इस बात पे यकीन रखता हूं कि ऐसे लोग जो डुअल किस्म की लॉयल्टीज पे यकीन रखते हैं उनको या तो डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए या लेजिस्लेटर्स के केस में कम से कम पब्लिक के नॉलेज में जरूर होना चाहिए। और तौहीन अदालत का जो कानून है, क्योंकि वो डबल एजेड स्वॉर्ड नहीं है कि बहुत से चीफ जस्टिस साहब हों, बेशक यहाँ पे जजेस हों, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चल जाती हैं, उनकी फैमिलीज तक को ड्रैग कर लिया जाता है। तो एक तरफ उसको भी रोकना है और दूसरी तरफ कंटेम्प्ट को भी वेपनाइज नहीं करना, तो मिडल वे क्या है अगर इसको बैन ही कर दिया जाएगा? तो तौहीन अदालत का जो मामला है, मैं समझता हूँ कि उसको उस कानून को ख़त्म करना तो गैर मुनासिब होगा। उसके अंदर अगर आप कोई तरमीम करना चाहें कि उसको ज़्यादा इवन हैंडेड बनाया जाए और उसके गलत इस्तेमाल को रोका जाए, तो उस लॉ में तरमीम हो सकती है, वो सजेस्ट करें। लेकिन मेरे ख्याल में तौहीन अदालत के मामले को टोटली ख़त्म कर देना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो इसका मतलब है कि इस वक्त
जो जजेस जितनी हरासमेंट का शिकार हैं, वो तो फिर ओपन सीजन होगा उन लोगों के लिए जो उनको किसी न किसी वजह से हरास करते हैं। सही। और कायमा कमेटी ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि जो आम इंतखाबात के अखराजात हैं इस पर हमें डिटेल चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आप मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज से तो पूछ सकते हैं, लेकिन हम एक आज़ाद आइनी इदारा हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि सूबाई हुकूमतों को हम रिप्रेजेंट ही नहीं करते। ये रीजनिंग साउंड है ECP की? पहली वजह तो उनकी जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगर वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, हुकूमत के मातहत नहीं है, लेकिन स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है ना, वो टोटली अपने आप को किस तरह से जवाबदेही से टोटली आइसोलेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे तो कोई पूछ नहीं सकता, नैब से कोई नहीं पूछ सकता, कौमी असम्बली से कोई नहीं पूछ सकता, सूबाई असम्बली से कोई नहीं पूछ सकता, अदालत से कोई नहीं पूछ सकता। इस तरह और भी कुछ इदारे हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो सेनेट कमेटी ने पूछा है वो बिल्कुल जायज पूछा है। तो ये डिस्क्लोज कर भी दें तो क्या इसमें ऐसी बात है जिस पे इतनी सेंसिटिविटी है? क्या छुपाने वाली बात है इसमें? और क्या कोई कानून ऐसा नहीं है जो उनको इसके अफशा से रोकता हो। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल कायमा कमेटी को अपने आप को असर्ट करना चाहिए और ये मांगना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि वो सब कुछ दें, और अगर जरूरी हो तो इसमें आखिरी एक्सटेंट तक उनको जाना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट की अपनी सॉवरेनिटी और उनकी अपनी अथॉरिटी को चैलेंज है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को जवाब दे होना चाहिए कायमा कमेटी को। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करने के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।